नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कोरोना महामारी में माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक सहायता जारी कर दी है और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अप्रैल, मई और जून 2026 की 3 माह की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में यह ट्रांसफर की है। करीब आपको बता दें कि 4,900 लाभार्थियों को ये 4,39,00,000 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि योजना के तहत पात्र बच्चों को हर माह 3,000 रुपए सहायता यह दी जाती है ताकि उनकी शिक्षा, पालन पोषण प्रभावित ना हो। तो अनाथ बच्चों की शिक्षा का यह जिम्मा सरकार ने उठाया है और ये 3 महीने की किस्त उनके खातों में ट्रांसफर ये की गई है ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके, बेहतर शिक्षा हो सके। ये वो बच्चे हैं जो कोरोना के टाइम पर अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता नहीं रहे, उनके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वात्सल्य योजना के हमारे जो लाभार्थी बच्चे हैं, जो हमारे कोविड में विशेषतः जिनके अभिभावक नहीं रहे अथवा अभिभावक में से एक कमाऊ सदस्य नहीं रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार निर्बाध तरीके से धामी जी के नेतृत्व में, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपये प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे वात्सल्य योजना के जो हमारे लाभार्थी है वो 4,917 जो है इन 3 माहों में जो है हमने इतनी संख्या में बच्चों को 3,000 रुपये उनके खातों में डीबीटी कर जो है जो उनको एक छोटी मदद हो सकती है, चाहे वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग करते हो, निजी क्षेत्र में उपयोग करते हो अथवा अपने किन्हीं आवश्यकताओं में करते हो, तो उनको समर्पित की है। निश्चित रूप से इस धनराशि से उन बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है, अभिभावकों को बड़ा सहयोग मिलता है और जो सरकार का जो वात्सल्य है वो निर्बाध तरीके से उनको हमेशा से दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। और वहीं राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भंडार और बिष्ट गांव का दौरा कर बरसात के मद्देनजर चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने सड़क सुधारीकरण, पुख्ता निर्माण, सुरक्षा दीवार के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध ढंग से काम कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी सुरक्षात्मक कार्य प्राथमिकता के आधार पर यह कंप्लीट करवाए जाए। और धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर हरिद्वार में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा शिविर और तहसील दिवस का आयोजन यह किया गया है। शिविर में 1,435 लोगों ने कई योजनाओं का लाभ उठाया है। वहीं कार्यक्रम में 40 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 16 का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को बाकी शिकायतों का समय के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के तहत सेवा पखवाड़ा में शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर तहसील दिवस का भी आयोजन है। तो दोनों ये आयोजन एक साथ ब्लॉक मुख्यालय पर यहाँ हो रहे हैं। तहसील दिवस में आज लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 16 का निस्तारण मौके पर किया गया है। और जो शिविर लगा है उसमें बहुत से लोगों ने उसका लाभ उठाया है। ज़्यादातर जो शिकायतें आई हुई हैं वो भूमि संबंधी विवाद को लेकर के हैं, कुछ जगह पर सिंचाई की नालियों को लेकर के हैं, पेंशन को लेकर के हैं और एक आध जगह पर जो विद्युत की लाइनें हैं उनको लेकर के हैं। तो कोशिश किया गया है कि ज़्यादातर शिकायतों मौके पर ही समाधान किया जाए और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न स्टॉल लगे वहाँ पर लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदीश ने हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर में उसके मार्ग और मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मार्ग और परिसर में फैली गंदगी, सड़क पर आई दरारों को लेकर उन्होंने अधिकारियों और साथ ही उषा ब्रेकों प्रबंधन पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने और क्षतिग्रस्त मार्ग का तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और दुकानदारों को 3 दिन के भीतर मंदिर मार्ग और परिसर की पूरी सफाई सुनिश्चित करने के आदेश और चेतावनी ये जारी कर दी है। भविष्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात भी कही है।
पिछले कुछ दिनों से मेरे को सूचना मिली थी, कुछ लोगों शिकायतें भी आ रही थी कि चंडी देवी मार्ग पर और प्रांगण में काफी गंदगी रहती है। दुकानदार जो है और रोपवे वाले हैं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आज मैंने अधिकारियों को से बात करी, उनको बोला भी मैं इसको एक बार देखना चाहता हूँ। तो आज अधिकारियों को लेकर मैंने औचक निरीक्षण किया। तो वहाँ निश्चित सही बात है कि रोपवे के पास जो रास्ता है, मार्ग है चंडी देवी का या लोगों को आने जाने का, वहां पे काफी गंदगी थी। वहां पे पानी की खाली बोतलें, चिप्स के रैपर, पन्नी, काफी ऐसा सामान पड़ा था जो जंगल के लिए, फॉरेस्ट के लिए हानिकारक है, गलत है। तो मैंने रोपवे के अधिकारियों को वही मौके पर तलब किया और उनको सख्त दिशा निर्देश दिए, आप इसको 3 दिन के अंदर अंदर ठीक कराएं, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता दिया और कहा कि मामले की जांच चल रही है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर धार्मिक मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने के भी आरोप लगा दिए। देखिए, सब जानते हैं कि लखपत बुटोला हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का जो रामद्रोह में जिनका जीवन बीता, कष्ट कभी जिन्होंने सहे नहीं, जो रघुवर पर क्या बोले जो सगे बाप के रहे नहीं, ये लोग क्या हमें जो है राम मंदिर के विषय में बताएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ये वही विपक्ष है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक हैं। लखपत बुटोला, याद कर लें, आप उसी पार्टी के विधायक हैं जिसने कपिल सिब्बल जैसे जो है अपने वरिष्ठ नेता को, जो एक वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ा किया था। लखपत बुटोला उस वक्त कहां चले गए थे? कांग्रेस उस वक्त कहां चले गई थी जब रामलला टेंट में थे? उनको टेंट से भव्य मंदिर तक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हाँ, ये चंदे चोरी वाली बात भी जो है, उसमें भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस इसकी फिक्र न करे और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास न करे। राम के विरुद्ध खड़े होकर पूरे देश से कांग्रेस का अस्तित्व मिट गया है। जो बचा कुचा अस्तित्व है वो भी अब मिट जाएगा अगर वो राम पर फिर से राजनीति करेंगे। और लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो के दौरान भगवान हनुमान की वेशभूषा में एक कलाकार द्वारा बीजेपी का झंडा लेकर नृत्य करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे धार्मिक भावनाओं पर अपमान बताते हुए एफआईआर की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। जिस राम के अस्तित्व को कांग्रेस नकार चुकी थी, आज उसी राम की शरण में आकर कांग्रेस जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो भैया, वो एक पात्र था और किसी कार्यक्रम से वापस आकर अगर उन्होंने भाजपा का झंडा उठा लिया तो इसमें भाजपा द्वारा प्रभु श्री राम या हनुमान जी का अपमान कहाँ से हो गया? लेकिन ये दर्शाता है कि कांग्रेस भी अब प्रभु श्री राम की शरण में है और कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि बिना प्रभु श्री राम के उसका जो है उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस करेगी तो जिस प्रकार पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है ये बची कुची कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी अगर वो प्रभु श्री राम के नाम पर या हमारे सनातन के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करेगी। देखो, ऐसा है, इन्होंने देवताओं को भी जो है ये सड़क पे लिया है। ये कैसे हिंदू और सनातनी बनते हैं
कि जो देवताओं की मर्यादा भी नहीं जानते कि देवताओं की मर्यादा क्या होती है। देवताओं की बहुत बड़ी मर्यादा होती है। तुम मंदिरों के चंदों को जो है भी नहीं छोड़ रहे हो। तुमने जो है केदारनाथ का सोना नहीं छोड़ा। तुमने जो है बद्रीनाथ में जो है चंदे की डकैती डाल दी। तुमने जो है अयोध्या में राम मंदिर में जो है तुमने करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर दी। और अब तुम जो है उन देवताओं को सड़कों पर उतार रहे हो, मनुष्य के रूप में सड़कों पर उतार रहे हो। तो भगवान इन पाखंडियों से बचाए। इन्होंने देश को जो है हिंदू धर्म को, अगर वाकई किसी ने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर किया है तो इन बीजेपी के पाखंडी सरकार ने, पाखंडी लोगों ने किया है। और जनता सब देख रही है। अब इनका अंत आ गया है। आने वाले समय में जो है जनता इनको जो है इसका जवाब पूरे देश में देगी। और हल्द्वानी के कांग्रेस भवन में अनुसूचित जाति विभाग की संगठनात्मक मीटिंग आयोजित हुई है और मीटिंग में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज कर कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया है। इस दौरान जुगल किशोर को धारी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने, चुनावी तैयारी में पूरी निष्ठा से जुटने का संकल्प किया है। नंदा जिले स्तरीय जो हमारे अनुसूचित विभाग की टीम है, जो अनुसूचित टीम है, वो संगठन के जितने पदाधिकारी हैं सबको इस स्वराज आश्रम में इकट्ठे होकर के हम लोगों ने इसलिए कार्यक्रम करा कि 2027 हमारा मेन मकसद है और मिशन है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के ऊपर जाति को देख करके, जैसे केतन लाल का मामला जैसे देखा आपने, इससे पहले जगदीश हत्याकांड का मामला देखा, धर्म जाति को देख करके कहीं ना कहीं लगातार अनुसूचित जाति के ऊपर उत्पीड़न का मामला आ रहा है। और रहा सवाल एक अनुसूचित जाति के ऊपर ही नहीं, पूरे मानव समाज में जिस तरीके से महिला उत्पीड़न का मामला इस सरकार में बढ़ा है। पूरे प्रदेश जो उत्तराखंड का जो हमारा प्रदेश है, इसमें अपराध में सबसे नंबर 1 में चल रहा है। जिस तरीके से जो गरीब लोग हैं अपना पालन पोषण कर रहे थे और जो झुग्गी में अपने कहीं पर ड्राइवरी कर रहे हैं, कहीं पर हल्द्वानी में कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ठेला हेला चला रहे हैं, तो उनका आशाना तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। हमारे अध्यक्ष हमारे इंद्रपाल जी के नेतृत्व में एक अनुसूचित जाति प्रकोष्ठी की एक बैठक यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे भारी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग और युवा सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ जमीन पर रह करके मेहनत कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारे पूरे प्रदेश में अभी परिवर्तन संकल्प सम्मेलन चल रहे हैं और जो बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं और हजारों की भीड़ उस सम्मेलनों में उसमें आ रही है। और निश्चित रूप से सरकार जो वर्तमान की सरकार है, इसके भ्रष्टाचार, इसकी जो नीतियां हैं, उसको लेकर के आम जनता कहीं ना कहीं पर एक व्यथित है, दुखी है, परेशान है। और निश्चित रूप से आम जनता ने मन बना लिया है कि इस वर्ष जो है इस सत्ता को परिवर्तन करना है और कांग्रेस सरकार बनानी है, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार है। इन्होंने एक आम जनता के हितों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है और इस बातों को जनता समझ चुकी है। और प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर उठ रहे भ्रम के बीच उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसलिए स्पष्ट उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि 1952 से पहले 1957, 1962 और उत्तराखंड में 2003 में ये जो प्रक्रिया है अपनाई जा चुकी है। वहीं बिष्ट ने यह भी कहा कि मृत, स्थानांतरित और अन्यत्र पंजीकृत लंबे समय से बाहर रह रहे मतदाताओं के नाम नियम अनुसार ही हटाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, जिससे आगामी चुनाव अधिक पारदर्शी होगा। पहली बार नहीं हो रहा। देश में आज़ादी के बाद जो 1952 में पहला चुनाव हुआ, तो उससे पहले वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण हुआ। उसके बाद 57 में हुआ, 62 में हुआ, बीच में प्रक्रियाएं थम गई। हमारा जो इससे पहले का एसआईआर हुआ था वो 2003 में उत्तराखंड की वोटर लिस्ट का हुआ और 3 के बाद अब 26 में हो रहा है। तो इसमें जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, मैंने इस पर जानने की और समझने की कोशिश की। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को भी देखा और विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट को भी देखा। उसमें मुझे जो अपने नज़दीक के गांव के कुछ जब मैंने देखा, तो उसमें ये पाया कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम जो पूर्व से चढ़े हुए हैं और वो गांव में रहते नहीं 15 साल से 20 साल से, या उन्होंने अपने नाम दूसरी जगह वोटर लिस्ट में चढ़ा लिए। तो इस समय जब एसआईआर हुआ तो
बीएलओ को जो डायरेक्शन दिए गए थे, जो उनको जो प्रशिक्षण दिया गया था, तो उन्होंने प्रत्येक मतदाता जिसका वो फॉर्म जो भरने के लिए दिया गया वो आया तो उस घर में पहुंचाने की कोशिश की, और जो जो लोग घर नहीं मिले उनसे बीएलओ ने फ़ोन से बातचीत करके उनकी मंशा जानी। तो जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में दूसरी जगह चढ़ा हुआ है विधानसभा लोकसभा के लिए, तो उनका स्वाभाविक रूप से एक ही जगह, क्योंकि देश में नाम रहना तो नाम कटेगा, तो ऐसे लोगों के नाम कटे। जिनकी मृत्यु हो गई ऐसे लोगों के नाम कटे। जो नौकरी पेशा लोग थे उनके ट्रांसफ़र हो गए, ऐसे लोगों के नाम कटे। और उसके अलावा जो गांव छोड़ करके रोजगार के लिए बाहर गए उनके नाम कटे। और टनकपुर बस टर्मिनल निर्माण में करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट में करीब 3 करोड़ 27 लाख रुपए के अतिरिक्त भुगतान का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित दरों से अधिक भुगतान कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। मामले को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का भी अब इंतजार है। रिपोर्ट दी है और कैग मेरे ख्याल से एक अच्छी क्रेडिबिलिटी वाली, विश्वसनीयता वाली एजेंसी है, और उन्होंने अगर ये कहा है कि टनकपुर रोडवेज में निर्माण कार्यों में 3.25 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसका मतलब यत्र तत्र सर्वत्र आकंठ डूबी हुई है धामी सरकार, उसके मंत्री, उसके विभाग भ्रष्टाचार में, और लगातार हमको घुट्टी पिलाई जा रही है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो कुल मिलाकर कैग एक नहीं कई भ्रष्टाचार उजागर कर चुका है, लेकिन धामी जी को तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से फुर्सत नहीं है, तो वो प्रदेश को कितना भी दीमक लगते रहे उससे उनको कोई वास्ता नहीं है। अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए और ये जो नफरती भाषण हैं वो चलते रहने चाहिए। बाकी प्रदेश को जो दावे और वादे किए गए थे सत्ता प्राप्ति से पहले, आज हालात ये हैं कि सर्वाधिक यदि भ्रष्टाचार किसी के कार्यकाल में हुआ है तो वो धामी राज है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज से बाघ द्वारा अजगर का शिकार किए जाने का एक दुर्लभ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जंगल सफारी के दौरान एक पर्यटक ने इसे अनोखे दृश्य को अपने कैमरे में कैप्चर किया है, जिसमें बाघ विशाल अजगर को जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले जाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वन्यजीव एक्सपर्ट्स के अनुसार बाघ द्वारा अजगर का शिकार बेहद दुर्लभ है। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वन्यजीव प्रेमियों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और उत्तरकाशी के टुंडा विकास खंड में सेवा सुशासन एवं समर्पण अभियान के तहत जन सेवा शिविर आयोजित किया गया और शिविर में विभिन्न विभागों ने सरकारी योजनाओं की यह जानकारी दी है। पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया। 60 शिकायतों में अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान भारत, कृषि, साथ ही पशुपालन और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभ भी वितरित किए गए हैं। अधिकारियों ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया है। और वहीं रुड़की पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 980 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पंजाब के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में आरोपी ने हेरोइन बेचने के लिए रुड़की से लाने की बात को एक्सेप्ट किया है और पुलिस अब इस पूरे सप्लाई नेटवर्क और अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है और मामले की अब गहनता से जांच भी चल रही है। इसमें गुरविंदर नाम का एक व्यक्ति जो मूलतः तरन पंजाब का रहने वाला है, ये अरेस्ट हुआ है और इसकी कस्टडी से 980 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है। हेरोइन की कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम है, उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, ये वाणिज्यिक मात्रा। और इससे अभी ज्वाइंट इंटरोगेशन और एजेंसी के साथ हमारा चल रहा है और इसमें एंटीपीएस का केस रजिस्टर कर दिया है। और चूँकि बड़ा प्रकरण है और इसमें काफ़ी दिनों से गंगनहर पुलिस लगी हुई थी, इसमें क्षेत्राधिकारी रुड़की और SP RA इनके नेतृत्व में टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, रिकवरी करी है। तो इसमें अरेस्टिंग हुई है और इससे संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे जिनसे ये लेके आया है या फॉरवर्ड लिंकेजेस जहाँ देने जा रहा था, उस संबंध में पूछताछ करी गई है और फिलहाल इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है और जो भी प्रोग्रेस होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। सर, कितना इसका रेट हुआ मार्केट में और एक कहाँ से लाता था और इसके साथ कोई और अन्य भी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जॉइंट इंटरोगेशन चल रहा है, तो इसमें एनडीपीएस एक्ट में ऑलरेडी प्रोविज़न है 27 और 29 का। तो इसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं खासकर कमर्शियल क्वान्टिटीज़ में कि
बैकवर्ड लिंकेजेस जहाँ से लेके आया, फॉरवर्ड लिंकेजेस जहाँ पे बेचने जा रहा था। तो ये अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, वो एनसीबी का जो चार्ट है वैल्यू का, उसके हिसाब से 2 करोड़ रुपये इसकी। सर मार्केट में आने के बाद तो सर इसकी और ज़्यादा, हाँ, मार्केट में जब ये उसमें फुटकर में बिकती है तो इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसकी अदरवाइज 1 kg की वैल्यू 2 करोड़ रुपये। सर इसके साथ कोई और भी हैं जो मिल पकड़े हुए? पूछताछ चल रही है, जहाँ से लेके आया था। अभी ये अकेला था तो ये अरेस्ट हुआ जब इसकी गाड़ी में ही मिली है, जिस गाड़ी में था उसी में ये मिली। और जो भी इसके साथी हैं उन सबका तस्दीक किया जा रहा है। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास भी प्राप्त किया और फिर जो भी प्रगति की अपेक्षा करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।